सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 1 असफल सुपर बेस एवोल्यूशनरी सीड। 200 साल से भी ज्यादा पहले धातु के शरीर वाले कई विचित्र जीव अचानक पूरी दुनिया में दिखाई दिए, जो मानव अस्तित्व के लिए एक दुर्स्वप्न बन गए। बेस वेरिएंट जीव के नाम से जाने जाने वाले ये जीव मनुष्यों से बिल्कुल अलग प्रजाति के थे। उनके शरीर स्टील या क्रिस्टल से बने थे, जो मानव मांस और रक्त से मौलिक रूप से अलग थे। यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के बेस वेरिएंट जीवों के शरीर स्टील की तरह सख्त थे, जो सामान्य गोलियों के प्रतिरोधी थे और बहुत कम या बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उच्च स्तर के बेस वेरिएंट जीवों में मानव कल्पना से परे शारीरिक शक्ति थी, जिससे मानव जाति के गर्वित थर्मल हथियार उनके खिलाफ लगभग अप्रभावी हो गए, जिससे मानव समाज का तेजी से पतन हुआ। जब तक किसी ने बेस वेरिएंट जीवों के भीतर बेस म्यूटेशन फ्लूइड की खोज नहीं की, जिसने मनुष्यों को अविश्वसनीय असामान्य वृद्धि से गुजरने की अनुमति दी, जैसे कि कैटरपिलर तितली में बदल जाता है, धातु के कवच जैसे शरीर विकसित करता है और बेस म्यूटेशन कुंजी का उपयोग करके बेस वेरिएंट जीवों को नियंत्रित करता है और उन्हें पालतू बनाता है, तब तक मनुष्यों को अंततः बेस वेरिएंट जीवों के खिलाफ लड़ने का साधन प्राप्त नहीं हुआ। आज 200 से अधिक वर्षों के बाद यह म्यूटेटर और बेस वेरिएंट पालतू जानवरों का युग है, जो दुनिया भर में घूम रहे हैं और बेस वेरिएंट जीवों से सामग्री के साथ निर्मित अधिक से अधिक बेस दुनिया भर में दिखाई देने लगे हैं, जो मानव सभ्यता के क्रमिक पुनरुद्धार के संकेत दिखा रहे हैं। वास्तव में ऐसी चीजें हैं, यह अवैज्ञानिक है। लिनशेन ने अपने सामने एक मूर्ति की तरह जमे हुए विचित्र प्राणी को देखा, उसकी आंखें बेकाबू आश्चर्य और खुशी से भर गईं। यह एक स्टील लेवल बेस वेरिएंट प्राणी था, जो घोड़े और बैल दोनों जैसा दिखता था, जिसका पूरा शरीर कास्ट आयरन जैसी चमक बिखेर रहा था। ये स्थिर खड़ा था, एक निगल के ऊपर कदम रखने वाले घोड़े की मुद्रा बनाए रखते हुए, गतिहीन, किसी को भी यह विश्वास दिलाते हुए कि यह एक कास्ट आयरन मूर्ति है। लेकिन लिनशेन पूरी तरह से निश्चित था कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले यह एक टैंक की तरह हमला कर रहा था, लगभग उसे जमीन पर गिरा रहा था। हालांकि यह केवल सबसे निचले स्तर का बेस वेरिएंट प्राणी था, लेकिन इसकी ताकत और गति ऐसी नहीं थी जिसकी बराबरी कोई साधारण इंसान कर सके, यहाँ तक कि हाथी और गैंडे जैसे स्वाभाविक रूप से मजबूत जानवर भी नहीं कर सकते। लेकिन लिनशेन ने इसे केवल अपनी उंगली से छुआ था और स्टील लेवल आयरन हॉर्न्ड बीस्ट एक्यूपॉइंट सीलिंग से टकराने के बाद अपनी जगह पर जम गया था। बेशक लिनशेन को एक्यूपॉइंट सीलिंग के बारे में नहीं पता था, और फिल्मों में एक्यूपॉइंट पर प्रहार करने के बारे में जो दिखाया जाता है वह वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। एक्यूपॉइंट पर प्रहार करने से कोई व्यक्ति तुरंत स्थिर हो जाता है, ऐसा केवल फिल्मों में ही देखा जाता है। आज की दुनिया में भी, जहां इंसान प्रशिक्षण ले सकते हैं और विकसित हो सकते हैं, चाहे उनकी ताकत कितनी भी बढ़ जाए, अपनी उंगली से स्टील की प्लेटों को छेदने की हद तक, फिर भी एक साधारण इंसान के एक्यूपॉइंट को सील करना असंभव होगा, स्टील की तरह कठोर बेस वेरिएंट प्राणी की तो बात ही छोड़िए। लिनशेन ने अपनी उंगली को सहलाया, अभी भी कुछ हद तक अविश्वास में कि उसने वास्तव में ऐसा किया था। कुछ समय पहले उन्होंने गोदाम में एक बहुत ही अजीबोगरीब बेस म्यूटेशन एग की खोज की। तथाकथित बेस म्यूटेशन एग वास्तव में बेस वेरिएंट प्राणियों द्वारा दिया गया एक अंडा है। 200 साल से भी ज्यादा समय पहले बेस वेरिएंट प्राणियों के प्रकट होने के बाद से मनुष्यों ने लंबे समय से बेस वेरिएंट प्राणियों को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के लिए उपयोग करने के लिए सिद्धांतों और विधियों का एक पूरा सेट विकसित किया था। बेस म्यूटेशन एग को दुर्लभ नहीं माना जाता था, कुछ निम्न स्तरीय बेस म्यूटेशन एग की कीमत भोजन से थोड़ी ज्यादा ही होती थी। लिनशेन बेस म्यूटेशन एग बेचने के व्यवसाय में था, उसने अनगिनत प्रकार के बेस म्यूटेशन एग देखे थे, लेकिन उसने कभी ऐसा विचित्र और अनोखा बेस म्यूटेशन एग नहीं देखा था। बेस म्यूटेशन एग ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पिक्सलेट किया गया हो। इसकी पूरी सतह हमेशा बदलते रहने वाले छोटे रंगीन प्रकाश वर्गों से ढकी हुई थी, जो स्वप्निल और अवास्तविक लग रहा था। लंबे समय तक इसका अध्ययन करने के बाद लिनशेन को अंडे में कोई खास अंतर नहीं मिला, और जब उसने अपने कर्मचारियों को इसे देखने दिया, तब भी वे अंडे पर बदलते मोज़ेक को नहीं देख पाए। उनकी नज़र में यह एक साधारण स्टील स्तर का बेस म्यूटेशन अंडा था जिसमें काले धातु की चमक थी। इससे लिनशेन को कुछ समय के लिए यह विश्वास हो गया कि वह मतिभ्रम कर रहा है, जब तक कि नींद के बाद बेस म्यूटेशन अंडा स्पष्ट रूप से सामान्य स्थिति में वापस नहीं आ गया और मोज़ेक घटना गायब हो गई, जिससे लिनशेन के दिमाग में जानकारी का एक टुकड़ा रह गया। विफल सुपर बेस एवोल्यूशनरी सीड एक्यूपॉइंट सीलिंग। किसी प्राणी के एक्यूपॉइंट पर प्रहार करके उसकी स्थिति को प्रभावित करें। उसके बाद चीजें धीरे धीरे और अधिक रहस्यमय हो गईं। जब भी लिनशेन किसी प्राणी को लंबे समय तक देखता था, तो वह उसके शरीर पर कुछ धुंधले प्रकाश बिंदु देख सकता था, चाहे वह कोई इंसान हो या कोई बेस वेरिएंट प्राणी, केवल इन बिंदुओं की संख्या और स्थान का अंतर था। सामान्य मनुष्यों के शरीर पर अधिक प्रकाश बिंदु होते थे, जबकि म्यूटेटर और बेस वेरिएंट प्राणियों में जितना उच्च स्तर होता था उतने ही कम बिंदु होते थे। अपनी जिज्ञासा को रोक पाने में असमर्थ, लिनशेन ने आखिरकार आज अपने खुद के बनाए गए आयरन हॉर्न्ड बीस्ट पर एक प्रयोग किया, और परिणाम अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। वह वास्तव में आयरन हॉर्न्ड बीस्ट पर एक्यूपॉइंट सीलिंग का उपयोग करने में कामयाब रहा था।
आयरन हॉन्ट बीस्ट के पास खड़े होकर लिनशेन ने एक बार फिर अपनी उंगली को आगे बढ़ाया और बीस्ट के शरीर पर हल्के से दिखाई देने वाले प्रकाश बिंदु पर मजबूती से दबाया। आयरन हॉन्ट बीस्ट, जो एक मूर्ति की तरह स्थिर था, तुरंत अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया और समय पर रुकने में विफल रहा और धातु की बाड़ से टकरा गया, जिससे एक गहरी, दर्दनाक चीख निकली। अगर एक असफल विकासवादी बीज पहले से ही इतना भयानक है, तो एक सफल विकासवादी बीज के बारे में क्या? बेस वेरिएंट जीवों का शिकार करने के लिए इस तरह के बीज का उपयोग करने के विचार से लिनशेन का उत्साह अवर्णनीय था। ये बस एक अजेय हथियार होगा। जैसे कि एक विचार से मारा गया, लिनशेन जानवरों के बाड़े से बाहर भाग गया, अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और गोदाम की ओर भाग गया। वह देखना चाहता था कि क्या कोई और बेस म्यूटेशन अंडे हैं जिनमें अग्नि बीज है। विशाल गोदाम में अलमारियों की कतारों में कई बेस म्यूटेशन अंडे भरे हुए थे। इनमें से अधिकांश अंडे निम्न स्तर के सामान थे, लेकिन ये बात नहीं थी, क्योंकि अग्नि बीज वाला बेस म्यूटेशन अंडा भी निम्न स्तर का सामान था। वास्तव में उसके स्टोर में कोई उच्च स्तर का बेस म्यूटेशन अंडे नहीं थे। गोदाम में सभी बेस म्यूटेशन अंडे की जांच करने के बाद उसे कुछ निराशा हुई, क्योंकि उसे मोज़ेक से ढका कोई भी अंडा नहीं मिला। ये समझ में आता है, जब वे स्टोर किए गए थे तो मैं ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से अलमारियों पर रखता था। अगर कोई थे तो मुझे उन्हें पहले ही देख लेना चाहिए था। लिनशेन ने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत लालची था। ऐसे अग्नि बीज का होना पहले से ही एक अकल्पनीय चमत्कार था। वह कैसे उम्मीद कर सकता था कि और भी बहुत कुछ होगा? अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए लिनशेन स्टोर पर गया। उसकी दुकान एक अंडा पकड़ने वाली दुकान थी, जो कभी बहुत लोकप्रिय क्लॉ मशीन आर्केड के समान थी। प्रत्येक अंडा पकड़ने वाली मशीन में कई बेस म्यूटेशन अंडे रखे हुए थे और ग्राहक सिक्के डालकर अंडा पकड़ने की कोशिश कर सकते थे। बेशक सफलतापूर्वक अंडा पकड़ने की संभावना काफ़ी कम थी, जिससे यह मूल रूप से एक बिना नुकसान वाला व्यवसाय बन गया। लिन, आज भी बहुत लोग नहीं हैं, दुकान की सहायक झाओली ने चिंतित होकर कहा, जब वह काउंटर के पीछे से बाहर आए और खाली दुकान पर नजर डाली। लिन, हमें कुछ उच्च स्तरीय बेस म्यूटेशन अंडे प्राप्त करने का तरीका खोजने की ज़रूरत है, अन्यथा हमारा व्यवसाय अगले दरवाजे की अंडे की दुकान द्वारा ले लिया जाएगा। लिनशेन ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह परिवार में 5वां बच्चा था, उसके 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। इसलिए झाओली आमतौर पर उसे लिन कहकर बुलाते थे। अगले दरवाजे की वह अंडे की दुकान वास्तव में हमें धमका रही है। उनके कर्मचारी आज ग्राहकों को लुभाने के लिए हमारी दुकान के दरवाजे पर आए। उन्होंने कहा कि हमारे बेस म्यूटेशन अंडे बेकार हैं, पंजे बहुत ढीले हैं, और अगर आप कुछ पकड़ने में कामयाब भी हो गए तो भी वह कचरा ही रहेगा। झाओली ने गुस्से में बताया। हालांकि लिनशेन उसकी शिकायतें सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से अंडे पकड़ने वाली मशीनों में से एक पर था। वह उस मशीन को स्थिर रूप से देखता रहा। सटीक रूप से कहें तो उसका ध्यान मशीन के अंदर एक बेस म्यूटेशन एग पर गया, क्योंकि उसने फिर से उस अजीबोगरीब मोज़ेक को देखा। क्या कोई और हो सकता है? लिनशेन सुखद आश्चर्यचकित था और कुछ हद तक अविश्वसनीय था, क्योंकि वह मशीन के पास गया, मोज़ेक में लिपटे बेस म्यूटेशन एग को घूरते हुए, और झाओली से तत्काल कहा, चाबियां लाओ। झाओली द्वारा चाबियां सौंपने के बाद लिनशेन ने अंडे पकड़ने वाली मशीन खोली और मोज़ेक बेस म्यूटेशन एग को अपने हाथ में लेकर बारीकी से जांचने के लिए बाहर निकाला। हालांकि यह बेस म्यूटेशन एग पिछले वाले से प्रजाति और आकार में अलग था, लेकिन मोज़ेक की चमक काफ़ी हद तक समान थी। लिन, क्या इस बेस म्यूटेशन एग में कुछ गड़बड़ है? झाओली ने उलझन में पूछा। क्या आपको इस बेस म्यूटेशन एग में कुछ अलग नज़र नहीं आया? जवाब देने के बजाय लिनशेन ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। क्या अलग है? क्या ये सिर्फ स्टील लेवल मिनीनाइफ डेविल बेस म्यूटेशन एग नहीं है? झाओली ने इसे सभी कोनों से देखा और इसमें कुछ खास नहीं देख पाए। वह और भी हैरान हो गई। दुकान पर नज़र रखना, मुझे पहले वापस जाना है, लिनशेन ने बेस म्यूटेशन एग को अपने साथ लेते हुए संक्षेप में कहा। वह बेहद हैरान था, क्योंकि हाल ही में व्यापार खराब चल रहा था। अंडा पकड़ने वाली मशीन में बेस म्यूटेशन अंडे एक हफ्ते पहले या उससे भी पहले रखे गए थे। उसने पहले ही अनगिनत बार उन्हें चेक किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। अचानक मोज़ेक वाला एक और अंडा क्यों आ गया? लिनशेन को समझ में नहीं आया कि मोज़ेक बेस म्यूटेशन अंडा अचानक कैसे आ गया। घर लौटने के बाद उसने ये पता लगाने की कोशिश में लंबा समय बिताया कि कैसे फायर सीड को खुद में ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। वास्तव में लिनशेन को अभी भी ये पता नहीं चला था कि पिछले बेस म्यूटेशन अंडे से मोज़ेक उसके पास कैसे ट्रांसफ़र हुआ। उसने लंबे समय तक उस अंडे का अध्ययन किया, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि उसमें मोज़ेक क्यों था। आखिरकार नींद से अभिभूत होकर वह अंडे को अपने पास रखकर सो गया। जब वह उठा तो बेस म्यूटेशन अंडे पर मोज़ेक गायब हो गया था और उसका दिमाग फायर सीड के ज्ञान से भर गया था। ऐसा लगता है कि मुझे बस फिर से कोशिश करनी होगी, उम्मीद है ये काम करेगा। लिनशेन बिस्तर पर लेट गया, बेस म्यूटेशन अंडे को अपने पास रखते हुए।
वह करवटें बदलता रहा, सोने के लिए संघर्ष करता रहा, और एक अनंत काल के बाद वह आखिरकार एक बार फिर सो गया। जब लिन शेन अगले दिन उठा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया जल्दी से उसके बगल में बेस म्यूटेशन अंडे की जांच करना था। इसे देखकर लिन शेन को ऐसा लगा जैसे उसने जिनसेंग फल खा लिया हो। उसके रोम छिद्र खुशी से झूम रहे थे और नाच रहे थे। बेस म्यूटेशन अंडे पर मोज़ेक गायब हो गया था और उसका दिमाग एक और फायर सीड जानकारी से भर गया था। अध्याय 2 दो अग्निबीज। बैकक्वोट। असफल सुपर बेस इवोल्यूशनरी सीड संघर्ष के 7 चरण। 7 चरणों से आगे बंदूक तेज है, 7 चरणों के भीतर मैं तेज हूँ। लिन शेन मानो एड्रेनालाइन रश से प्रभावित हो गया हो। काश वह वहीं और फिर बैकफ्लिप कर पाता, 720 डिग्री टॉमस स्पिन के साथ। हर कोई जानता है कि आम लोगों के लिए 7 चरणों के बाहर बंदूक तेज होती है और 7 चरणों के भीतर बंदूक केवल एक ही समय में तेज और सटीक दोनों होगी। ये बकवास है कि 7 चरणों के भीतर कोई बंदूक से तेज हो सकता है। अगर ये एक्यूपॉइंट सीलिंग के लिए नहीं होता, एक और अग्नि बीज जिसकी पहले पुष्टि की गई थी, लिन शेन ने ऐसा कुछ संभव नहीं माना होता। लेकिन अब वह बस एक बंदूक ढूंढना चाहता था और सत्यापित करना चाहता था कि क्या संघर्ष के 7 चरण वास्तव में उतने ही चमत्कारी थे जितने वे लग रहे थे। चूंकि एक दूसरा अग्नि बीज है, इसका मतलब है कि और भी हो सकते हैं। अभी लिन शेन इतना उत्सुक था कि वह जल्दी से बाहर निकलकर बेस म्यूटेशन अंडे बेचने वाली सभी दुकानों को छान मारना चाहता था ताकि वह जितने भी फायर सीड्स पा सके उन्हें इकट्ठा कर सके। लिन शेन ने कपड़े पहने और जाने ही वाला था कि उसने दरवाज़ा खोला और एक आकृति से टकरा गया। छोटे पांचवें भाई, तुम इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? जिस आदमी से टकराया था वह 1 इंच भी नहीं हिला। लिन शेन को कुछ आश्चर्य से देखते हुए उसने कुछ कदम पीछे हटकर भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, हाँ, तुम वापस आ गए। चौथा भाई कहाँ है? लिन शेन ने खुद को संभाला और उस आदमी के पीछे देखा, केवल उसे अकेला पाया, जिससे वह कुछ हद तक हैरान हो गया। ये चौथे भाई लिन जियांगडोंग का आदमी था, हमेशा उसके साथ रहता था। जब से लिन शेन ने ये से मुलाकात की थी, उसने उसे कभी अकेले नहीं देखा था। हर बार जब लिन शेन ने उसे देखा तो वह चौथे भाई के साथ चिपकी हुई एक छाया की तरह था। एक घटना हुई है। यी का चेहरा गंभीर लग रहा था जब उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और फिर लिन शेन से धीमी आवाज़ में बोला, क्या हुआ? लिन शेन का दिल बैठ गया। 1 महीने से ज़्यादा पहले लिन जोंगजेंग चौथे भाई की तलाश में आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बेस के बाहर स्टील शेल कीड़ों का एक घोंसला मिला है और उन्हें चौथे भाई की मदद की ज़रूरत है। बिना कुछ कहे चौथा भाई चला गया। वे चुपचाप बेस से चले गए। उन्होंने कहा कि वे लगभग आधे महीने में वापस आ जाएंगे। अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और अभी भी कोई खबर नहीं है, ये ने उदास भाव से कहा। लिन शेन ने महसूस किया कि यह सुनकर उसका दिल धड़कने लगा और उसने शांत रहने की कोशिश की। शायद वहाँ बहुत ज़्यादा स्टील शेल कीड़े हैं और उन्होंने अभी तक उन्हें हटाना पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से देरी हो रही है। क्या आप लिन जोंगजेंग के चरित्र को नहीं जानते? चौथा भाई ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन लिन जोंगजेंग कभी नहीं करेंगे। अगर वे मुसीबत में भी पड़ जाते तो वे किसी को संदेश के साथ वापस भेज देते कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन कोई खबर नहीं आई, इसलिए उन्हें ज़रूर कोई समस्या हुई होगी, ये ने ये कहते हुए अपना सिर हिलाया। जब ये ने मिस्टर लिन जोंगजेंग के बारे में बात की तो लिन शेन को पता था कि उसका मतलब उसके तीसरे भाई लिन जोंगजेंग से था और वह अपने तीसरे भाई के चरित्र के बारे में भी स्पष्ट था। अगर यह बिल्कुल ज़रूरी न हो तो वह उन्हें बिना किसी खबर के नहीं छोड़ेगा। हमारे घर पर कितने लोग हैं? उन सभी को बुलाओ, हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं, लिन शेन ने कहा, खुद को शांत रखने के लिए मजबूर करते हुए उसने ये को देखा। हम नहीं जा सकते, नहीं हमें जाना चाहिए, ये ने फिर से अपना सिर हिलाया। क्यों नहीं? लिन शेन ने ये पर भौहें चढ़ाईं। तुम जोखिम नहीं उठा सकते और अगर तुम गए भी तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये ने समझाया। लिन शेन जानता था कि ये उसे नीचा नहीं दिखा रहा था। जब से उसके दूसरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था तब से लिन परिवार के बाकी 4 भाई बहनों ने एक नियम बना लिया था। लिन परिवार में सबसे बड़ी बहन परिवार के मामलों का प्रबंधन करती थी, जबकि तीसरे और चौथे भाई संघर्ष करने के लिए बाहर चले जाते थे और वह सबसे छोटा होने के नाते 5वां भाई परिवार की वंशावली को जारी रखने के लिए जिम्मेदार था, जो घर पर रखा जाने वाला सर्वोत्कृष्ट उपकरण था। तीसरे और चौथे भाइयों के शब्दों के अनुसार लिन परिवार को कम से कम अपनी वंशावली को संरक्षित करना चाहिए। यदि वे सभी मर जाते हैं तो लिन परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने और वंश को न तोड़ने के लिए लिन शेन पर निर्भर रहेगा। तो लिन शेन 21 साल की उम्र में बेस से कुछ ही बार बाहर गया था और कभी उन खतरनाक जगहों पर नहीं गया था। अभी क्या समय है, इतनी चिंता कहाँ हो सकती है? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ी। अगर तुम जाना भी चाहो तो बेकार है। मिस्टर लिन जोंगजेंग ने हमें नहीं बताया कि वे कहाँ गए हैं। और मिस्टर लिन जोंगजेंग और उनके भाई की क्षमताओं के साथ, भले ही वे मुसीबत में पड़ जाएं और अस्थायी रूप से फंस जाएं, उनके पास निश्चित रूप से इसे हल करने के तरीके हैं। बस इतना है कि वे फिलहाल वापस नहीं आ सकते।
अगर तुम जाते हो तो तुम वास्तव में उनके लिए बाधा बन सकते हो। ये ने अपना सिर हिलाया। लिन शेन हैरान रह गया। तो फिर तुम मुझे ढूंढने का क्या मतलब निकाल रहे हो? एक परेशान करने वाली बात है। लिन, क्यूई और वान परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भर्ती कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हाल के वर्षों में ये हमेशा मेरा भाई ही था जो लिन परिवार का प्रतिनिधित्व करता था और अन्य 2 परिवारों के प्रतिनिधियों के साथ भाग लेता था। अगर हम नहीं जाते हैं तो बेस के भीतर के अन्य 2 परिवार निराधार अटकलें लगा सकते हैं और बाद में ये परेशानी भरा होगा। यह म्यूटेटर की हमारी भर्ती के लिए भी अनुकूल नहीं होगा, इसलिए हमें इस बार उपस्थित होना चाहिए, ये ने समझाया। लिन शेन ने चुपचाप भौहें सिकोड़ी। आज की दुनिया में बेस वेरिएंट जीव हर जगह थे और मनुष्य उन जीवों के आक्रमण का विरोध करने के लिए बेस स्थापित करने के लिए बेस म्यूटेशन सामग्री का उपयोग करते थे। डार्क बर्ड बेस के भीतर लिन, क्यूई और वान परिवारों ने अपनी जमीन पर डटे रहे। अगर क्यूई और वान परिवारों को लिन परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चला तो वास्तव में ये बहुत परेशानी भरा होगा और उन्हें दमन का सामना करना पड़ सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ? लिन शेन ने ये को देखा और पूछा, ये जानते हुए कि अगर वह कुछ करने में सक्षम नहीं होता तो ये उसके पास नहीं आता। छोटे भाई, तुम और मेरे भाई की बनावट बहुत समान है और यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज़ भी काफ़ी मिलती जुलती है। अगर आप मास्क पहन सकते हैं और उच्चारण और बोलने के तरीके पर ध्यान दे सकते हैं तो उन लोगों के लिए अंतर बताना बहुत मुश्किल होगा जो आपके बहुत करीब नहीं हैं। ये ने लिन शेन को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारा मतलब है? लिन शेन ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया, ये जानते हुए कि यह खतरा ऐसा था जिसे उसे उठाना था। अतीत में उसकी बहन और बड़े भाइयों ने उसे तूफान से बचाया था। अब जब घर पर कोई समस्या थी तो उसे स्वाभाविक रूप से खड़ा होना पड़ा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आयोजन स्थल बेस के अंदर है, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि क्यूई और वान परिवारों को कोई खामी नज़र न आए, और आपको मास्क पहनने का कारण भी सोचना होगा। ये ने आह भरी। क्यूई और वान परिवारों के लोग आसानी से हार नहीं मानते, और चाहे आपका बहाना कितना भी उचित क्यों न हो, उनके संदेह को पूरी तरह से दूर करना बहुत मुश्किल है। आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सावधान रहने की ज़रूरत होगी। भर्ती कार्यक्रम शुरू होने में कितना समय है? लिन शेन ने सोचा और फिर से पूछा। कल सुबह सबसे पहले, ये ने कहा। बेस म्यूटेशन के लिए जाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए हमें किसी भी गलती से बचने के लिए सभी विवरणों पर ध्यान से विचार करना चाहिए। लिन शेन ये को घर में ले आए और उन दोनों ने बार बार हर संभावित विवरण पर विचार किया जो सामने आ सकता था। अधिकांश चीजें मैनेज की जा सकती थीं, लेकिन मास्क पहनने का बहाना संदेह पैदा न करना मुश्किल था, हालांकि यह मुश्किल से ही संभव था। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था। भर्ती कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा खंड था जहां लिन, क्यूई और वान परिवारों के प्रतिनिधियों को लिन परिवार की ताकत दिखाने और अधिक म्यूटेटर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बेस वेरिएंट प्राणी को मारकर अपने कौशल का प्रदर्शन करना था। लिन जियांगडोंग लिन परिवार का सार्वजनिक चेहरा था, जो अतीत के सेलिब्रिटी प्रवक्ता की तरह था। अगर वह मौजूद होता तो यह कोई मुद्दा नहीं होता, लेकिन अब केवल लिन शेन ही भर्ती कार्यक्रम में शामिल हो सकता था, जो बहुत ही समस्याग्रस्त था। छोटे भाई, आपने बेस म्यूटेशन नहीं किया है, इसलिए आप बेस वेरिएंट प्राणी को मारने के खंड में बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकते। हम केवल इससे बाहर निकलने का एक तरीका सोच सकते हैं। हालांकि क्यूई और वान परिवारों को हाल ही में संदेह हुआ है, ये सोचकर कि मेरा भाई बेस में नहीं है। अपना रास्ता बनाना आसान नहीं होगा, ये ने रुक कर कहा, फिर आगे कहा, सौभाग्य से मेरे भाई ने हमेशा एक अहंकारी स्वभाव प्रदर्शित किया जो हर चीज़ को खारिज करता था। उस समय यदि आप क्यूई और वान परिवारों के प्रतिनिधियों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया दिखाते हैं और मुझे आपकी जगह लेने देते हैं तो ये काम करना चाहिए। मेरे भाई में इतना अहंकारी होने की योग्यता है। ये बेस वेरिएंट प्राणी किस स्तर का है जिसे मारना ज़रूरी है? लिन शेन ने सोच समझकर पूछा। ये का तरीका सिर्फ एक आखिरी उपाय था। अगर वे धोखा देकर अपना रास्ता नहीं बना पाते तो लिन शेन खुद को उजागर नहीं कर सकते थे। अगर यह अतीत होता तो लिन शेन के पास वास्तव में कोई समाधान नहीं होता, लेकिन अब उसके पास एक क्यूपॉइंट सीलिंग और संघर्ष के 7 चरणों की तकनीकें थीं जो शायद उसे बचा सकती थीं। बस एक साधारण मिश्र धातु प्राणी। मेरी क्षमता से इसे एक ही बार में मारा जा सकता है, ये ने आत्मविश्वास से कहा। अध्याय 3 ईस्टर एग शॉप। मिश्र धातु वाले जीव स्टील वाले जीवों से भी ज्यादा डरावने होते हैं। न सिर्फ उनकी ताकत और गति स्टील वाले जीवों से ज्यादा होती है, बल्कि उनके धातु के शरीर की कठोरता और मजबूती भी काफ़ी बेहतर होती है। स्टील वाले जीवों की कठोरता और मजबूती आमतौर पर 5 से 10 के बीच होती है, जबकि मिश्र धातु वाले जीवों की कठोरता और मजबूती 5 से 20 के बीच होती है। एक बार कठोरता और मजबूती 10 से ज़्यादा हो जाने पर हैंडगन की गोलियों को भी मिश्र धातु वाले जीवों को नुकसान पहुंचाने में मुश्किल होगी।
इसका मतलब है कि स्टील लेवल पर मौजूद म्यूटेटर को भी मिश्र धातु वाले जीवों का सामना करते समय उनकी सुरक्षा को भेदना मुश्किल होगा। लिन शेन जैसे किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, जिसने बेस म्यूटेशन नहीं किया है और जो स्टील लेवल पर भी नहीं है। स्टील और मिश्र धातु वाले जीवों से ऊपर और भी ज्यादा डरावने क्रिस्टल आधारित जीव हैं, जो शायद ही कभी डार्क बर्ड बेस के पास दिखाई देते हैं। लिन शेन ने उन्हें केवल कुछ वीडियो सामग्रियों में और कभी कभी क्रिस्टल आधारित प्राणी सामग्री या क्रिस्टल म्यूटेशन अंडे बेचने वाली दुकानों में देखा था, जो कि ज्यादातर बड़े ठिकानों से निकलने वाले उच्च स्तरीय सामान थे। हाँ, मुख्य विवरण काफी हद तक सही हैं, चलो इसे दिन का अंत मानते हैं। ये देखते हुए कि अंधेरा हो रहा था, लिन शेन ने खड़े होकर कहा, लिन शेन, चलो इसे फिर से देखते हैं, बस सुनिश्चित करने के लिए। हम कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये ने थोड़ी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यही सब है जिनके बारे में मैं सोच सकता हूँ। तुम्हें पता है कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाने पर मैं इसे याद नहीं रख पाऊंगा। मुझे कुछ और काम करने हैं, इसलिए चलो आज के लिए इसे यहीं छोड़ देते हैं, लिन शेन ने जवाब दिया, ये जानते हुए कि ये उसका और लिन परिवार का ख्याल रख रहा था, लेकिन लिन शेन के लिए उसके पास ज़्यादा ज़रूरी मामले थे। लिन शेन, अगर कुछ है तो मैं इसे संभालने के लिए किसी की व्यवस्था कर सकता हूँ, ये ने पेशकश की। चिंता मत करो, ये मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लिन शेन ने ये की चिंता को समझते हुए कहा, लेकिन यह ऐसा कुछ था जो उसे खुद करना था। बेस म्यूटेशन अंडे बेचने वाली दुकानों के दिन के लिए बंद होने से पहले उसे ये देखना था कि क्या उसे कोई और फायर सीड बेस म्यूटेशन अंडे मिल सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ एक और भी उसके लिए बहुत मददगार होगा। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं सोचूंगा कि हमने क्या मिस किया होगा, और जब तुम वापस आओगे तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, ये ने हार मानते हुए कहा। लिन शेन कुछ नहीं समझा पाया, इसलिए उसने मन ही मन माफ़ी मांगी और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। लिन शेन को मिस्टर लिन जोंगजेंग और उसके चौथे चाचा ने बहुत बिगाड़ दिया है, उसने बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं झेली हैं। उसके लिए अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ पड़ना मुश्किल है, ये ने आह भरी। लिन शेन की आकृति को दरवाजे के बाहर गायब होते हुए देखा। उम्मीद है मिस्टर लिन जोंगजेंग और उसका भाई जल्द ही वापस आ जाएंगे। लिन शेन घर से निकलने के बाद सीधे बेस के अंदर बाजार में गया, जहां एक पूरी गली बेस म्यूटेशन अंडे बेच रही थी। लिन शेन के तर्क के अनुसार अगर उसकी खुद की पंजा अंडे की दुकान को आग के बीज वाले 2 अंडे मिल सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसे पूरी गली में कई और अंडे मिलने चाहिए। हालांकि जब उसने वास्तव में गली में झांका तो उसका मूड धीरे धीरे खराब हो गया। उसने गली की लगभग सभी दुकानों का दौरा किया था, फिर भी उसे मोज़ेक पैटर्न वाला एक भी बेस म्यूटेशन अंडा नहीं मिला था। क्या ये वाकई संयोग हो सकता है? सिर्फ 2 फायर सीड बेस म्यूटेशन अंडे मेरी दुकान में थे। ये बहुत बड़ा संयोग है न? लिन शेन ने जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचा उतना ही यह सही नहीं लगा। जो 2 फायर सीड बेस म्यूटेशन अंडे खोजे गए थे, उनमें से एक नया स्टॉक था जो वहाँ ज़्यादा समय से नहीं था, और यह पहली बार था जब उसने इसे देखा था। दूसरा लंबे समय से पंजा अंडे की मशीन में था और उसमें कोई खास होने का संकेत नहीं दिखा था। ये वाकई बहुत अजीब था। लिन शेन सिर्फ 2 संभावनाओं के बारे में सोच सकता था। एक संभावना ये थी कि फायर सीड बेस म्यूटेशन अंडे में हमेशा फायर सीड नहीं होते थे, मोज़ाइक सिर्फ कुछ समय पर ही देखे जा सकते थे। दूसरी संभावना ये थी कि लिन शेन के पास पहले फायर सीड देखने की क्षमता नहीं थी, लेकिन हाल ही में अचानक उसे यह क्षमता हासिल हो गई थी, जिससे वह मोज़ाइक देख सकता था। लिन शेन समझ नहीं पाया कि यह कौन सी संभावना हो सकती है। यदि यह हाल ही में अर्जित की गई क्षमता थी, तो उसने हाल ही में कुछ खास नहीं देखा था, नहीं उसे कुछ असाधारण मिला था, तो वह अचानक ये क्षमता कैसे प्राप्त कर सकता था? ये सुझाव देना कि अग्नि के बीज विशिष्ट समय पर बेस म्यूटेशन अंडे पर दिखाई देंगे भी अविश्वसनीय लगता है। ये स्पष्ट नहीं करता कि केवल वही अग्नि के बीज क्यों देख सकता था जबकि अन्य कुछ भी नहीं देख सकते थे। लिन शेन को यह विश्वास था कि उसने किसी तरह की योग्यता प्राप्त कर ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे यह योग्यता कैसे प्राप्त हुई। क्या ये हो सकता है कि मेरे पास कोई जन्मजात प्रतिभा है, कोई अव्यक्त उपहार जो अचानक जागृत हो गया है? लिन शेन ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। लिन भाई बहन, जो सभी 5 एक ही माता पिता से पैदा हुए थे, को अगर कोई विरासत में मिली पारिवारिक प्रतिभा होती तो उन्हें बहुत पहले ही जागृत कर लेना चाहिए था। केवल उसके लिए ऐसी प्रतिभा को जागृत करना समझ में नहीं आता। प्रतिभा और क्षमता के मामले में लिन शेन को लगा कि वह शायद अपने भाई बहनों में सबसे कम प्रतिभाशाली है। बड़ी बहन के पास हमेशा से ही एक फोटोग्राफिक मेमोरी रही है और दूसरे भाई की शारीरिक प्रतिभा बेजोड़ है। उसका वजन लगभग 10 पाउंड था और जब वह 10 साल से कम का था तब तक वह 1 मीटर 80 लंबा हो चुका था। उसकी शारीरिक प्रतिभा प्रसिद्ध रूप से मजबूत है और उसके दृढ़ चरित्र और कठोर प्रयास करने की इच्छा के साथ, हालांकि वह बाकी लोगों से बड़ा नहीं था, उसे देखने वाला हर कोई उसे दूसरा मास्टर कहकर संबोधित करता था। उनके साथ ही लिन भाइयों को मास्टर की उपाधि से संबोधित करने की परंपरा शुरू हुई।
तीसरा भाई और चौथा भाई भी प्रसिद्ध रूप से बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से समझदार हैं और उनकी खेती की प्रतिभा डार्क बर्ड बेस के भीतर सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इसके विपरीत लिन शेन के पास न तो इडिटिक मेमोरी की प्रतिभा थी और न ही असाधारण बुद्धिमत्ता या भावनात्मक भागफल था, यहाँ तक कि कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता दूसरे भाई से बहुत कम थी। अगर कोई आनुवंशिक प्रतिभा होती तो कोई कारण नहीं था कि वे केवल उनमें ही दिखाई देती। आखिर क्या कारण है कि मैं उन अग्नि बीजों को देख सकता हूँ? लिन शेन ने निष्कर्ष निकाले बिना सोचा, ये पता लगाने में असमर्थ की क्यों। उसने सड़क पर सभी दुकानों को खंगाला था और सड़क के किनारे की दुकानों को भी नहीं छोड़ा था, लेकिन परिणाम ने लिन शेन को निराश कर दिया था, क्योंकि उसे वास्तव में एक भी अग्नि बीज आधारित परिवर्तन अंडा नहीं मिला था। क्या ये वास्तव में ऐसा संयोग हो सकता है कि केवल 2 अग्नि बीज आधारित परिवर्तन अंडे मेरी दुकान में हैं? लिन शेन ने इस तरह के भाग्य पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, क्योंकि संभावना लॉटरी जीतने से भी कम थी। लेकिन पूरी गली छानने के बाद भी उसे एक भी फायर सीड बेस म्यूटेशन अंडा नहीं मिला। भले ही दूसरों के पास स्टॉक या संग्रह हो, वे उसे नहीं दिखाते, खोजने के लिए कोई और जगह नहीं थी। अचानक लिन शेन की आंखें चमक उठीं जब उसने एक ऐसी जगह के बारे में सोचा जहां अभी भी बड़ी संख्या में बेस म्यूटेशन अंडे थे। दरअसल लिन शेन ने जिस जगह के बारे में सोचा वह उसकी अपनी दुकान के ठीक बगल में क्लॉ मशीन की दुकान थी। उस क्लॉ मशीन की दुकान के बारे में बात करते हुए लिन शेन को बहुत निराशा हुई। लिन शेन ने क्लॉ मशीन की दुकान खोलने का कारण ये था कि यह एक आसान व्यवसाय था जिसमें बहुत कम प्रयास की आवश्यकता थी। साथ ही उसकी दुकान में बेस म्यूटेशन अंडे उसके परिवार द्वारा प्रदान किए गए थे, जिससे यह एक निश्चित लाभदायक व्यवसाय बन गया। वास्तव में उसके परिवार को लिन शेन से पैसे कमाने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब तक वह खुद का व्यवहार करता रहा और परेशानी से दूर रहा तब तक वह ठीक था। लिन शेन ने अपनी दुकान का नाम गेट रिच क्विक रखा, जिससे उसे अच्छा मुनाफा कमाने और कुछ खर्च करने के पैसे मिलने की उम्मीद थी। पहले कुछ महीनों तक ये व्यवसाय वास्तव में अच्छा रहा। हालांकि वह रातों रात अमीर नहीं बन गया, लेकिन उसने काफ़ी कमाई की और आराम से रहते हुए भी पैसे कमाए। पिछले महीने उनकी दुकान के बगल में लकी एग्स नाम की एक दुकान खुली और लिन शेन के अच्छे दिन खत्म हो गए। लकी एग्स के पास कई उच्च गुणवत्ता वाले बेस म्यूटेशन एग्स थे और क्लॉ मशीन की सेटिंग थोड़ी ढीली थी। अंडों की व्यापक विविधता, क्लॉ एग कॉइन का मूल्य कम होना और स्टोरफ्रंट बड़ा और अधिक अपस्केल होने के कारण व्यवसाय को लिन शेन के सभी ग्राहकों को छीनने में अधिक समय नहीं लगा। अगर ये तथ्य न होता कि दुकान और बेस म्यूटेशन एग्स दोनों उनके परिवार के थे, तो लिन शेन ने इसे बंद करने पर भी विचार किया होता। वह बस प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में कोई सही या गलत नहीं होता है, लेकिन लिन शेन के अवलोकन के अनुसार जिस दर से लकी एग्स के बेस म्यूटेशन एग्स लिए जा रहे थे, उससे ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे घाटे में चल रहे थे, लाभ नहीं कमा रहे थे बल्कि वास्तव में पैसा खो रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लागत की परवाह किए बिना उनके व्यवसाय को ध्वस्त करने के इरादे से काम कर रहे थे। सबसे असहनीय बात यह थी कि लकी एग्स का मालिक क्यूई तियानफू निकला। क्यूई तियानफू, क्यूई परिवार का वह साथी, लिन शेन के साथ एक ही गली में बड़ा हुआ था। वे उम्र में समान थे और एक तरह से उन्हें बचपन का दोस्त कहा जा सकता था। फिर भी चाहे ये किसी पिछले जन्म की दुश्मनी के कारण हो, दोनों को एक दूसरे की नज़र कभी पसंद नहीं आई। दोनों हमेशा एक दूसरे की श्रेष्ठता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। जो कुछ भी एक के पास था वह दूसरे के पास भी होना चाहिए, और केवल इतना ही नहीं बल्कि ये दूसरे से बेहतर होना चाहिए। वे इस बात पर प्रतिस्पर्धा करते थे कि कौन सबसे तेज और सबसे लंबा है, कौन सबसे दूर पेशाब कर सकता है, कौन सबसे तेज दौड़ सकता है और सबसे ऊंची छलांग लगा सकता है, किसकी प्रेमिका सबसे सुंदर है। संक्षेप में, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए वे प्रतिस्पर्धा न करते, हमेशा एक दूसरे की सफलता पर ईर्ष्या करते। अन्यथा क्यू तियानफू ने लिन शेन की दुकान के ठीक बगल में लकी एग्स खोलने का विकल्प नहीं चुना होता। लिन परिवार के युवा स्वामी श्री लिन शेन को किस तेज हवा ने हमारी ओर उड़ा दिया है। काउंटर के पीछे बैठा 200 पाउंड का मोटा आदमी पहले तो चौंक गया जब उसने लिन शेन को अंदर आते देखा, फिर एक धूर्त मुस्कान के साथ अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पूछा। उसका लहजा चिढ़ाने वाला और व्यंग्यात्मक था। लिन शेन ने उसे अनदेखा किया और बस दुकान के चारों ओर देखने लगा, पंजा मशीनों के अंदर बेस म्यूटेशन अंडे को स्कैन करना। क्यू तियानफू की दुकान उसकी दुकान से 2 से 3 गुना बड़ी थी। लिन शेन की दुकान में केवल 1 दर्जन पंजा मशीनें थीं, लेकिन यहाँ 40 या 50 थीं। उनके भीतर बेस म्यूटेशन अंडे की विविधता बहुत बड़ी थी और कई मशीनों में उच्च गुणवत्ता वाले बेस म्यूटेशन अंडे थे। अचानक लिन शेन ने अपने दिल की धड़कन महसूस की, क्योंकि उसने एक पंजा मशीन के अंदर एक फायर सीड बेस म्यूटेशन अंडा देखा जो रंगीन मोज़ेक पैटर्न में लिपटा हुआ था। अध्याय 4 पंजा मशीन। लिन शेन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम्हें मिस्टर लिन शेन कहना तुम्हारे तीसरे और चौथे चाचा के सम्मान के कारण है, और अब तुम्हें लगता है कि तुम वाकई कोई बड़े आदमी हो।
लिनशेन को उसे अनदेखा करते देख क्यूई तियानफू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, आज मैं वाकई बड़ा आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सभी 50 अंडे के सिक्कों में बदल जाएं। लिनशेन ने 100 युआन के नोटों का एक ढेर निकाला और उन्हें काउंटर पर पटक दिया। तुम्हें लगता है कि तुम इतने कम पैसे में बड़ा आदमी बन सकते हो? तुम किसको नीचा दिखा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा, चले जाओ। क्यूई तियानफू पहले तो चौंक गया, फिर अपने आप को संभालने के बाद उसने ठंडी नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या ऐसा है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते, या तुम्हें डर है कि मैं पता लगा लूंगा कि तुम्हारी पंजा मशीन में हेराफेरी की गई है और तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे? लिनशेन ने बिना किसी परेशानी के कहा, कौन कह रहा है कि मेरी पंजा मशीन में हेराफेरी की गई है? मेरी पंजा मशीन की पकड़ मजबूत है और बेस म्यूटेशन अंडे उच्च गुणवत्ता के हैं, तुम्हें क्या पता? ये सुनकर क्यू तियानफू गुस्से से भड़क गया। दोनों के बीच हुई तीखी नोकझोंक ने दुकान में मौजूद ग्राहकों की निगाहें खींच ली थीं। स्वाभाविक रूप से क्यू तियानफू दोष नहीं ले सकता था और इसके अलावा लिनशेन वास्तव में उसके साथ गलत कर रहा था। अगर कोई चालबाजी नहीं है तो तुम्हें किस बात का डर है? बस सिक्के बदल दो। लिनशेन ने 3 उंगलियों से पैसे दबाए और क्यू तियानफू की ओर धकेल दिए। ठीक है, तुम खेलना चाहती हो, मैं तुम्हें अपने दिल की इच्छा के अनुसार खेलने दूंगा। क्यू तियानफू ने लिनशेन को गुस्से से देखा, पैसे पकड़े और लिनशेन के सामने 50 अंडे के सिक्कों का एक डिब्बा जोर से धकेल दिया। लिनशेन ने सिक्के लिए और बिना कुछ कहे सीधे उस पंजा मशीन के पास गया जिसमें फायर सीड बेस म्यूटेशन अंडे थे। उस समय उस पंजा मशीन पर कोई नहीं था। लिनशेन ने सिक्के डाले और जॉयस्टिक को हेरफेर करना शुरू कर दिया। बॉस, वह लिनशेन बच्चा बहुत घमंडी है। क्या हमें उसे समाज की कठोरता दिखाने के लिए पंजा ढीला कर देना चाहिए? एक दुकान सहायक आया और क्यूई तियानफू से फुसफुसाया, इसे एडजस्ट मत करो, मैं उस बदमाश को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह शायद पड़ोस के लड़के की तरह हानिरहित और खुशमिजाज दिखता हो, लेकिन वह वास्तव में बहुत चालाक है। वह निश्चित रूप से यहाँ अच्छे इरादों के साथ नहीं आया था। क्यू तियानफू ने सोचा कि उसने लिनशेन को समझ लिया है और ठंडे स्वर में कहा, जिस क्षण वह आया उसने जानबूझकर मुझे भड़काने की कोशिश की। अगर मैं अब पंजा ढीला कर दूं तो इतने सारे ग्राहक उसे बहुत सारा पैसा खर्च करते और कुछ भी नहीं पकड़ते हुए देख रहे हैं। साथ ही उस बदमाश के रैकेट से ये निश्चित रूप से हमारे व्यवसाय को प्रभावित करेगा। ये छोटी छोटी तरकीबें मेरे सामने बेकार हैं। उसे जितना चाहे उतना हड़पने दो। वह कितना हड़प सकता है? ये हमारे लिए एक अच्छा विज्ञापन होगा। आप बहुत समझदार हैं, मालिक, दुकान के सहायक ने प्रशंसापूर्वक कहा। चापलूसी करना बंद करो, बस यहाँ देखो। क्यू तियानफू ने मुस्कुराते हुए डांटा और काउंटर के पीछे से बाहर निकलकर लिनशेन के पीछे खड़ा हो गया और उसे पंजा मशीन खेलते हुए देखा। लिनशेन को पता था कि क्यू तियानफू वहाँ है, लेकिन उसने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, बस मशीन चलाता रहा। ये कहना ज़रूरी था कि क्यू तियानफू की पंजा मशीन में बेस म्यूटेशन अंडे की गुणवत्ता वास्तव में उसकी अपनी दुकान में मौजूद अंडे से बेहतर थी। इस मशीन में कुल 8 बेस म्यूटेशन अंडे थे। हालांकि वे सभी स्टील म्यूटेंट अंडे थे, लेकिन स्टील म्यूटेंट अंडे की गुणवत्ता भी अलग अलग थी। बेस वेरिएंट जीवों का आकलन करने के लिए ताकत, गति, कठोरता और कठोरता महत्वपूर्ण डेटा हैं। हालांकि यह सच है कि स्टील जीवों के लिए अधिकतम मूल्य 10 है, उनमें से ज़्यादातर उस मूल्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर वे 8 या 9 तक पहुंच पाते हैं तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, जो एक तरह की छोटी मोटी विनम्रता है। लिनशेन की दुकान में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले बेस म्यूटेशन अंडे आयरन हॉर्न्ड बीस्ट जैसे जीवों के थे। वयस्क आयरन हॉर्न्ड बीस्ट गति में लगभग 8 तक पहुंच सकते थे और उनकी ताकत भी लगभग 7 थी। हालांकि उनकी कठोरता 5 से थोड़ी ज़्यादा थी और 6 से थोड़ी ज़्यादा तन्यकता के साथ। ऐसे मान स्टील प्राणियों के बीच केवल मध्यम से निम्न श्रेणी के थे। इस मशीन में बेस म्यूटेशन अंडे 100 परिष्कृत स्टीलिक्लेड बीस्ट से आए थे। हालांकि इसकी गति 5 से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन ताकत और कठोरता दोनों 8 से ज़्यादा थी और कुछ 9 तक भी पहुंच सकते थे और कठोरता 7 से ज़्यादा थी। इसकी लड़ाकू शक्ति आयरन हॉर्न्ड बीस्ट की तुलना में कहीं बेहतर थी। एक वयस्क 100 परिष्कृत स्टीलिक्लेड बीस्ट एक हाथी जितना बड़ा था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा भारी था। यह एक सवारी या युद्ध पालतू जानवर के रूप में काम आ सकता था और बड़ी मशीनरी और सामग्रियों को ले जाने में भी बेहद कारगर था, जिससे यह एक काफ़ी व्यावहारिक पालतू जानवर बन गया। वास्तव में कई ठिकानों ने अपने निर्माण में 100 परिष्कृत स्टील बीस्ट से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग किया। इसका मूल्य आयरन हॉर्न बीस्ट से कहीं ज़्यादा था। अलग अलग पंजा मशीनों को खेलने के लिए अलग अलग मात्रा में पंजा अंडे के सिक्कों की आवश्यकता होती है। 100 परिष्कृत स्टील बीस्ट बेस म्यूटेशन अंडे वाली मशीन को एक बार खेलने के लिए 4 सिक्कों की आवश्यकता होती है, जो एक बार के प्रयास के लिए 40 युआन के बराबर है, जिसे क्यूई तियानफू की दुकान में काफ़ी महंगा माना जाता था। लिनशेन ने सिक्के डाले और कुछ बार कोशिश की। हर बार बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़ने के बाद जैसे ही पंजा बाहर निकलने की ओर बढ़ता, वह गिर जाता।
5 कोशिशों के बाद भी वह अभी भी कुछ हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ था। युवा लिनशेन, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी नहीं लगती, क्यूई तियानफू ने किनारे से मजाक किया। बिना कौशल वाले लोगों को किस्मत पर निर्भर रहना पड़ता है। लिनशेन ने क्यूई तियानफू की तरफ देखा तक नहीं और ऐसा कहते हुए 4 और सिक्के डाले और पंजा मशीन चालू कर दी। पफ, अगर किस्मत नहीं तो क्या? क्या तुम जैद सम्राट के आशीर्वाद पर भरोसा कर रहे हो? क्यूई तियानफू ने मजाक उड़ाया। ये कौशल से किया जा सकता है, लिनशेन ने जॉयस्टिक को बार बार हिलाते हुए कहा। डार्कबर्ड बेस पर लिनशेन पंजा अंडे की दुकान खोलने वाले पहले व्यक्ति थे। उनसे पहले बेस पर बहुत कम लोग ऐसी चीज़ों से खेलते थे। क्यूई तियानफू की दुकान उनके बाद खुली क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं खेला था, इसलिए पंजा मशीनों के बारे में उनकी समझ बहुत कम थी। 5 परीक्षणों के बाद लिनशेन ने पता लगा लिया था कि इस पंजा मशीन को किस सेटिंग पर एडजस्ट किया गया था। वास्तव में यहाँ के पंजे लिनशेन की दुकान के पंजों से ज़्यादा सख्त थे, जो अभी भी औसत व्यक्ति के लिए काफ़ी मुश्किल पेश करते थे। निर्धारित संभावना के आधार पर कोई व्यक्ति 20 कोशिशों में से एक बार बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़ सकता है, लेकिन ये सिर्फ औसत व्यक्ति की पकड़ दर थी। लिनशेन ने पंजों को इतना ढीला कर दिया था जिससे अक्सर जीन अंडे को उठाने में असमर्थ हो जाते थे। इसका कारण नियमित ग्राहकों को रोकना नहीं था, बल्कि पंजे के अंडे के स्वामी को रोकना था। अपनी दुकान खोलने से पहले लिनशेन ने अपना शोध किया था और पंजा अंडे के मास्टर्स के कई वीडियो देखे थे। वह जानता था कि यह सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। मास्टर्स के लिए पंजे के तनाव जैसी कोई चीज़ बेस म्यूटेशन अंडे को छीनना बहुत आसान बना देती है। हालांकि लिनशेन वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से कुशल मास्टर नहीं थे, लेकिन वे अपनी दुकान खोलने से पहले खेल रहे थे। उन्होंने इसे इसलिए खोला क्योंकि उन्हें खेलना पसंद था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास कुछ कौशल था। मशीन का पंजा कंट्रोल स्टिक की हरकत के साथ लय में झूलता था और इस समय पंजा सीधे ढलान के ऊपर था, किसी बेस म्यूटेशन अंडे के ऊपर नहीं। पंजे के एक निश्चित कोण पर झूलने के बाद लिनशेन ने अचानक कैच बटन दबाया। पंजा एक कोण पर नीचे उतरा, जो पास में एक बेस म्यूटेशन अंडे पर पूरी तरह से टिका हुआ था। बेस म्यूटेशन अंडा उठा लिया गया, लेकिन पंजा हिलने से पहले अंडा नीचे गिर गया। हालांकि पंजे की मूल स्थिति ढलान के ठीक ऊपर थी, इसलिए गिरने वाला अंडा सीधे ढलान में चला गया और लुढ़क गया। पंजा फेंकना। क्यू तियानफू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने लिनशेन के साथ दुकान खोलने में उसका अनुसरण किया था, केवल उसे पछाड़ने की इच्छा से। पंजे के अंडों में उसकी कोई वास्तविक रुचि नहीं थी। फिर भी वह फेंकने की तकनीक के बारे में थोड़ा जानता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिनशेन भी इसे जानता होगा। तुम इस तरह से अंडे पकड़ सकते हो? उसके बगल में मशीन से खेल रहे एक युवक ने चौड़ी आंखों से कहा। लिनशेन ने पकड़े गए बेस म्यूटेशन अंडे को जेब में रख लिया, मुस्कुराते हुए क्यू तियानफू की ओर मुड़ा और कहा, जियाओ फूजी, मैंने पंजे के अंडे की दुकान इसलिए खोली क्योंकि मुझे इसे खेलना पसंद है, जबकि तुम्हें इन चीज़ों में कोई वास्तविक रुचि नहीं है। तुम अंडे पकड़ने के लिए किस्मत पर भरोसा करते हो, जबकि मैं कौशल पर भरोसा करता हूँ। बोलने के बाद लिनशेन ने 4 और सिक्के फेंके और खेलना जारी रखा। वही ऑपरेशन हुआ। पंजे के लयबद्ध झूले के साथ ये फिर से एक कोण पर उतरा और एक और बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़ लिया। वही दृश्य, परिचित छवि। बेस म्यूटेशन अंडा फिर से ढलान में उतरा। लिनशेन के लिए इस पंजे के तनाव ने कोई चुनौती पेश नहीं की। हालांकि वह हमेशा जीत नहीं सकता था, फिर भी वह लगभग 50 से 60% की सफलता दर हासिल कर सकता था। कुछ ही समय में लिनशेन ने 4 बेस म्यूटेशन अंडे पकड़ लिए, जिससे दुकान में मौजूद सभी ग्राहक उसे देखने के लिए आकर्षित हो गए। हर बार जब लिनशेन बेस म्यूटेशन अंडे पकड़ता तो भीड़ में से चीख निकल जाती। तो पंजे के अंडे इस तरह से खेले जा सकते हैं। मैं पहले अकेलेपन के साथ खेल रहा था, क्या तुम्हें उन्हें इस तरह से पकड़ना चाहिए? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्यू तियानफू का चेहरा इतना काला हो गया मानो उस पर स्याही छिड़क दी गई हो। वह अपने दांत पीस रहा था, लेकिन जवाब में एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। अध्याय 5। क्या आप स्टॉक करने आए हैं? मेरे लिए एक गाड़ी लाओ। कई पंजा मशीनों के बीच स्विच करने के बाद लिनशेन ने इतने सारे बेस म्यूटेशन अंडे जीते थे कि वह उन सभी को ले जाने में असमर्थ था, इसलिए उसने एक कर्मचारी से एक गाड़ी लाने के लिए कहा। उसने सभी अंडे गाड़ी में रख दिए, सिवाय एक अंडे के जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया। कुछ ही समय में पास की पंजा मशीनों में 100 परिष्कृत स्टील बीस्ट बेस म्यूटेशन अंडे लगभग पूरी तरह से लिनशेन द्वारा जीत लिए गए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के लिनशेन दूसरी मशीन पर चले गए और खेलना जारी रखा। भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी, उन्हें भी पंजा अंडा कौशल सीखने की उम्मीद थी। इससे पहले डार्कबर्ड बेस के लोग भी पंजा अंडा कौशल का अभ्यास करना चाहते थे, लिनशेन की दुकान से भाग्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि डार्कबर्ड बेस ने पंजा मशीनों का निर्माण नहीं किया था, इसलिए उन्हें अन्य ठिकानों से ले जाना पड़ता था, जो खतरे से भरा था। इस प्रकार आम लोगों के पास अभ्यास के लिए पंजा मशीन पाने का कोई मौका नहीं था।
वास्तव में जब तक किसी को लगातार अभ्यास करने का अवसर मिलता था, पंजा उड़ाना सीखना विशेष रूप से कठिन नहीं था। अरे क्या तुम यहाँ स्टॉक करने आए हो? बेस म्यूटेशन अंडे से भरी गाड़ी को देखकर क्यू तियानफू ने अपने दिल में लिनशेन को कोसा। उसका चेहरा बर्तन के नीचे से भी काला पड़ गया। बॉस, हम इसे जारी नहीं रख सकते। अगर वह इसी तरह खेलता रहा तो हम दिवालिया हो जाएंगे। क्यों न हम लिनशेन जिस मशीन से खेल रहा है उसे एडजस्ट करें? एक भरोसेमंद कर्मचारी ने क्यू तियानफू से फुसफुसाते हुए कहा। इसे एडजस्ट करें, पंजे के तनाव को 2 स्तरों तक कम करें। क्यू तियानफू लिनशेन की चिढ़ पैदा करने वाली मुस्कुराहट को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके शब्द भीगे हुए दांतों से निकले। कर्मचारी ने जल्दी और चुपचाप रिमोट कंट्रोल निकाला और सावधानी से तनाव को एडजस्ट किया। लिनशेन के अगले खेल के दौरान पंजे ने बेस म्यूटेशन अंडे को छोड़ने से पहले उसे थोड़ा ही ऊपर उठाया, और फ्लिकिंग तकनीक के साथ भी वह अंडे को नहीं जीत सका, जिससे दर्शकों में निराशा की भावना पैदा हो गई। 2 और प्रयासों के बाद भी वही परिणाम सामने आने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि पंजा बाहर निकलने के लिए पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। यहां तक कि दर्शकों को भी एहसास हुआ कि पंजा स्पष्ट रूप से कुछ भी उठाने के लिए बहुत ढीला हो गया था। हम इसके साथ कैसे खेल सकते हैं? दुकान का मालिक एक कुत्ता है जो पंजा इतना ढीला छोड़ रहा है। कई लोग चुपचाप बड़बड़ा रहे थे। लिनशेन ने क्यूई तियानफू की ओर देखा। क्यूई तियानफू की आत्मसंतुष्ट भौहें उठी हुई देखी, मानो कह रही हो, हाँ, मैंने पंजा ढीला कर दिया है। तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? तुम खेलने जा रहे हो या नहीं? क्यूई तियानफू ने व्यंग्य किया। बेशक, मैं खेलूंगा। लिनशेन ने उसे वापस मुस्कुराते हुए देखा, बिना किसी गुस्से के, फिर अपने हाथ से जॉयस्टिक को वामावर्त घुमाना शुरू कर दिया। हर कोई समझ नहीं पाया। पंजा इतना ढीला होने के कारण खेलना जारी रखना क्या सिर्फ पैसे बर्बाद करना नहीं था? जैसे ही जॉयस्टिक घूमी, कांच के गुंबद के अंदर का पंजा हिंसक रूप से हिलने लगा। अचानक पंजे पर लगे 3 हुक में से एक पंजे और मशीन के शीर्ष बॉक्स के बीच कनेक्शन लाइन पर फंस गया, जिससे पंजा झुक गया। उसी क्षण लिनशेन ने फिर से बटन दबाया। डगमगाता हुआ पंजा नीचे उतरा और निकास द्वार के पास एक बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़ लिया। जैसे ही पंजा ऊपर उठा, झुके हुए पंजे ने उस थोड़े से उठे हुए अंडे को सीधे निकास द्वार में धकेल दिया। हर कोई अविश्वास में देख रहा था, जिसमें क्यू तियानफू भी शामिल था, जिसकी आंखें खुली हुई थीं। छोटे भाई, पंजा मशीन की दुकान चलाने के बारे में तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लिनशेन ने बेस म्यूटेशन अंडे को गाड़ी में रखते हुए कहा। क्यू तियानफू इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगा कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। उसने कर्मचारी से रिमोट छीन लिया और पंजे को उसकी सबसे ढीली सेटिंग पर सेट कर दिया। तुम कोशिश करो, अगर तुम एक और जीत सकते हो तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। क्यू तियानफू के मुंह से झाग निकल रहा था और वह अंदर से गुस्से में था। लेकिन लिनशेन ने आलस से हाथ बढ़ाया, फिर पास की एक पंजा मशीन पर चढ़ गया, एक पंजा अंडा सिक्का डाला, जॉयस्टिक को 2 बार हिलाया और सीधे पिकअप बटन दबा दिया। क्यू तियानफू को एक और बेस म्यूटेशन अंडा जीतने से पहले सेटिंग्स को समायोजित करने का मौका भी नहीं मिला। अरे, ये चीज़ बहुत चालाक है। क्यू तियानफू इतना गुस्से में था कि उसके दांत जोर से काटने से चरमरा रहे थे और उसकी उंगलियां बार बार रिमोट कंट्रोल बटन दबा रही थीं, जिससे रिमोट लगभग कुचल गया। उसे पता नहीं था कि लिनशेन का दूसरी बार पकड़ने का कोई इरादा नहीं था और वह दूसरी पंजा मशीन पर चला गया था, जल्दी से सिक्के डालने और अंडे पकड़ने लगा। क्यूई तियानफू की जानलेवा निगाहों के सामने लिनशेन ने बेशर्मी से एक और बेस म्यूटेशन एग छीन लिया। इस प्रकार क्लॉकरेन की दुकान में एक हास्यास्पद दृश्य सामने आया। लिनशेन बेस म्यूटेशन एग को हथियाने के लिए मशीनों को बदलता रहा, जबकि क्रोधित क्यूई तियानफू को इसकी परवाह नहीं थी और उसने गुस्से में रिमोट को दबाया, सभी क्लॉ मशीनों को उनकी सबसे ढीली सेटिंग पर आराम दिया, इससे पहले कि तमाशा आखिरकार खत्म हो जाए। लिनशेन द्वारा पकड़े गए बेस म्यूटेशन एग अब गाड़ी में एक छोटे से टीले के रूप में ढेर हो गए थे, फिर भी उसके बॉक्स में अभी भी कई टोकन बचे हुए थे। मैं थक गया हूँ, मैं अगली बार और स्टॉक के लिए वापस आऊँगा। बचे हुए सिक्कों के लिए मुझे रिफंड दे दो। लिनशेन ने लापरवाही से टोकन का बॉक्स क्यूई तियानफू के हाथों में थमा दिया और बाहर निकलते समय उसके कंधे को थपथपाया। छोटे भाई, अगली बार बेहतर सामान स्टॉक कर लेना। मैं पूरे दिन हड़पता रहा और मुझे सिर्फ इतना ही कचरा मिला जो मेरे घर पर 1 महीने के उपभोग के लिए भी पर्याप्त नहीं है। बस उसे पैसे वापस कर दो। क्यू तियानफू चाहता था कि वह उछलकर लिनशेन को थप्पड़ मार दे, लेकिन इतने सारे ग्राहकों के साथ वह अपने गुस्से को रोक नहीं सका। अपने दांतों को अपने पेट में दबा लिया और किसी से लिनशेन के बचे हुए 50 अंडे के सिक्कों को नकदी में बदलवा लिया। मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी उधार लूंगा, मैं इसे बाद में ले आऊंगा। तुम्हें पता है कि मैं बस अगले दरवाजे पर हूं, मैं भाग नहीं सकता। लिनशेन ने बेस म्यूटेशन अंडे से भरी गाड़ी को दरवाजे से बाहर धकेलते हुए कहा। बाहर निकलते समय उसने वहां खड़े ग्राहकों से कहा, अगर कोई पंजा अंडे के कौशल के सुझावों का आदान प्रदान करना चाहता है तो खेलने के लिए मेरी वेल्थ फ्लॉन्टिंग पंजा क्रेन शॉप में आने का स्वागत करें।
वहाँ पंजे बहुत कड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे सभी के लिए समान रहते हैं। अगर आपके पास कौशल है तो आप अपनी इच्छानुसार पकड़ सकते हैं। इतना कहने के बाद लिन शेन पीछे देखे बिना बाहर चला गया। लिन शेन के चले जाने के बाद दुकान के ग्राहक भी भाग दौड़ कर तितर बितर हो गए, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। ये किसी को भी स्पष्ट था कि दुकान में मशीनों को सबसे ढीले स्तर पर सेट किया गया था। अब पंजा मशीनों को चलाना पानी में पैसे फेंकने जैसा था। उस कमीने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्यू तियानफू आखिरकार उछल पड़ा और जोर से गाली देने लगा। लेकिन लिन शेन ने पलटकर भी नहीं देखा। वह अपनी खुद की पंजा क्रेन की दुकान में घुस गया और गाड़ी को भ्रमित झाओली को सौंप दिया। ये बेस म्यूटेशन अंडे अच्छी गुणवत्ता के हैं, प्रत्येक पंजा मशीन में 2 या 3 डालें। लिन शेन ने दुकान छोड़ने से पहले एक अज्ञानी झाओली को निर्देश दिया। घर वापस आकर लिन शेन ने ये को नहीं देखा और सोचा कि वह चला गया है, लेकिन तभी ये बाहर से वापस आया और सामने का दरवाज़ा बंद कर दिया। लिन शेन को जल्दी से एहसास हो गया कि ये चुपचाप क्यू तियानफू की अंडे की दुकान तक उसके पीछे पीछे चला गया होगा। ये क्या तुमने देखा कि अभी क्या हुआ? लिन शेन ने पूछा। ये ने सिर हिलाया और कहा, अभी हम कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे डर था कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है, इसलिए मैं पीछे पीछे चला आया। बॉस हमेशा कहता है कि खाने पीने और मौज मस्ती करने के मामले में तुम हर काम में माहिर हो। मुझे हमेशा लगता था कि वह तुमसे थोड़ा निराश है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वह वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। अगर मैं आज तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आता तो मुझे एहसास नहीं होता कि पंजा मशीन में इतनी सारी तरकीबें होती हैं। लिन शेन हंसे, हम सब यहाँ परिवार हैं, ये तुम्हें इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी में मैं सबसे कम प्रतिभाशाली और अनुशासित हूँ। मैं सिर्फ अच्छे खाने, अच्छी ड्रिंक्स और नई चीज़ों का मज़ा लेने में ही माहिर हूँ। यह कोई फ़ायदा नहीं है। खेलने में भी विविधता होती है। ये ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने इस विषय पर आगे नहीं बढ़ा और सोचा, हालांकि अभी क्यू तियानफू को हराने का सबसे अच्छा समय नहीं है। भले ही क्लॉक्रेन की दुकान बंद हो जाए, लेकिन क्यू परिवार पर इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। हमें पहले मौजूदा परेशानी से निपटना होगा। तो चलिए कल के लिए विवरण तैयार करते हैं। लिन शेन को पता था कि ये किसी छोटी सी बात के लिए बड़ी तस्वीर को नज़रअंदाज न करने का इशारा कर रहा था, लेकिन लिन शेन ने उसे समझाया नहीं, क्योंकि उसे समझाना वाकई मुश्किल था। उन दोनों ने आधी रात तक बार बार कई विवरणों पर चर्चा की। जब लिन शेन ने ये से कहा, आराम करो, कल हमारे सामने एक कठिन लड़ाई है और इसका सामना करने के लिए हमें अच्छे मूड में रहने की ज़रूरत है। मैं लिविंग रूम में सोऊंगा, ये और कुछ कहना चाहता था, लेकिन लिन शेन को बार बार जम्हाई लेते देखकर उसने इसे छोड़ने का फैसला किया। लिन शेन ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया, अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी छाती से मोज़ेक से ढके बेस म्यूटेशन अंडे को बाहर निकाला। लंबे समय तक उसका अध्ययन किया, लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं मिली। चलिए कल अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं। लिन शेन की पलकें झुक गईं और वह बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़कर गहरी नींद में सो गया।